गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ में यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता का सेशन। दोस्तों ये स्टेट 2025 के लिए, दोस्तों बिहार स्टेट 2025 के सेशन के दोस्तों, और ये 50 मार्क है दोस्तों। ये क्वेश्चन हर एक पेपर के लिए दोस्तों कॉमन सब्जेक्ट है दोस्तों। ये हर एक पेपर में समझिए आपका सेम ये आता है दोस्तों। तो हम लोग आते हैं दोस्तों अपने सेशन पे। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक मैं 2023 का टोटल क्वेश्चन पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और 2024 का भी करेंगे दोस्तों। और 2020 का देखिए, 2020 का दोस्तों अभी तक में हम लोग 9 सितंबर का ये दोस्तों दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और आज दोस्तों हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 8 सितंबर 2020 का क्वेश्चन। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेशन पे। ये रहा दोस्तों हमारा 8 सितंबर 2020 का क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों। ये तो नहीं हुआ था फ्रेंड्स। 9 सितंबर का शिफ्ट थर्ड का देखिए दोस्तों, यहाँ तक ही हुआ था हमारा ये 9 सितंबर का, ये 2020 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन हम नहीं किए थे दोस्तों। ये हम लोग अभी करेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों ये हमारा हुआ था शिफ्ट फर्स्ट का, 9 सितंबर का शिफ्ट फर्स्ट का हो चुका था। और अभी करेंगे दोस्तों शिफ्ट सेकंड का, ये 9 सितंबर शिफ्ट सेकंड का दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपने सेशन पे देखिए, पहला क्वेश्चन आज का है दोस्तों। शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है। शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है दोस्तों किस चीज़ से? ये संबंधित है दोस्तों शिक्षण विधि से, टीचिंग मेथड से। शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है दोस्तों किस चीज़ से? ये टीचिंग मेथड से संबंधित है दोस्तों, टीचिंग मेथड से। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिक्षण शास्त्र शिक्षण विधियों का अध्ययन है जिसमें शिक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने की विधियाँ शामिल हैं। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। ये एक और तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियाँ एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं, दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी सम्मिलित कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्रतिभाशाली बालकों में देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एकाग्रता होती है दोस्तों। प्रतिभाशाली बालकों में एकाग्रता होती है। सॉल्यूशन देखिए, प्रतिभाशाली बालक वे बालक हैं जो शैक्षिक प्रयासों में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हैं। उनके पास आबादी की सीमा के अंतर्गत अतिरिक्त 2 से 3% बेहतर बौद्धिक क्षमता है। और प्रतिभाशाली बालकों में एकाग्रता होती है वह बालक जिसकी मानसिक आयु अपने आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, उसे प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। दोस्तों गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया दोस्तों? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने ये बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट देखिए इसका सॉल्यूशन, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1911 में मैक्स वर्दीमर ने किया था। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के मुताबिक सीखने वाले व्यक्ति में सूझ उत्पन्न होते ही वह सही अनुक्रिया करता है और सीख लेता है। समस्या समाधान के लिए व्यक्ति में नया विचार आता है और वह नया विचार ही सूझ कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? सीखने की शैली का उदाहरण है तो ये है चाक्षुष। देखिए निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो ये चाक्षुष सीखने की शैली का एक उदाहरण है। सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए दृश्य, श्रवण सीखने की प्रमुख 4 शैलियाँ हैं दोस्तों। एक दृश्य हो गया, दूसरा श्रवण हो गया, तीसरा पढ़ना लिखना, और चौथा गतिज सीखने की शैली वह तरीका है जिससे विभिन्न छात्र सीखते हैं। अधिगम की शैलियाँ उन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है जो सीखने के लिए किसी व्यक्ति के पसंदीदा दृष्टिकोण और समस्या समाधान में इसके उपयोग को निर्धारित और चिन्हित करता है। नेक्स्ट है, ग्रेड अंकों को कैसे अलग है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो ये विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो ये विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, अंक और ग्रेड इस प्रकार भिन्न होते हैं कि अंक सटीक परिशुद्धता का आकलन करते हैं और ग्रेड छात्र के प्रदर्शन की जांच करने के लिए प्राप्त अंकों की एक श्रृंखला का उपयोग करते हैं। यह विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखते हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्नों में सही उत्तर की पहचान स्पष्ट नहीं होती है दोस्तों। तो ग्रेड जो है ये अंकों से कैसे अलग है? तो ये विश्लेषणात्मक रूप में अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सीखने की गति निर्भर करती है, सीखने की गति किस पे निर्भर करती है, तो उपयुक्त रूप से सभी पे निर्भर करती है। एक अध्यय के रूपिचर पे, अध्यय द्वारा निश्चय जिज्ञासा पे और अध्यय की प्रेरणा पे। सीखने की गति निर्भर करती है अध्यय की रुचि पर पे और अध्येता द्वारा विषय जिज्ञासा पे और अध्येता की प्रेरणा पर ये निर्भर करती है। सॉल्यूशन देखिए, सीखने की गति छात्र से छात्र में भिन्न होती है। सीखने की गति विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। सीखने की गति निर्भर करती है अध्येता की रुचि पर पे, अध्येता द्वारा विषय जिज्ञासा पे, अध्येता की प्रेरणा पे। उपरोक्त सभी पर सीखने की गति निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि आपके छात्र आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रकरणों को भूले नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके छात्र आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रकरणों को भूले नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो ऑप्शन 1 डी देखिए, उपरोक्त में से सभी करेंगे दोस्तों, सभी। एक गृह कार्य देंगे उसे, गृह कार्य और पुरानी जानकारी दोहराएंगे, गृह कार्य देंगे, पुरानी जानकारी दोहराएंगे और नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग कराएंगे। गृह कार्य देंगे, पुरानी जानकारी दोहराएंगे, नवीन जानकारी परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग कराएंगे। नेक्स्ट देखिए इसका सॉल्यूशन, आप जानते हैं कि आपके छात्र आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रकरणों को भूले नहीं, इसके लिए हम छात्रों को गृह कार्य देंगे, पुरानी जानकारी दोहराएंगे, नवीन परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग कराएंगे। छात्रों को उस काम का महत्व दिखाना चाहिए जो वह कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करके सीखना उपयोगी है क्योंकि, ऑप्शन 1 ये देखिए, बच्चे करके अच्छे से समझते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, करके सीखना उपयोगी है क्योंकि बच्चे करके अच्छे से समझते हैं। करके सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग नए अनुभव और कौशल सीखने के लिए अपने पूर्व ज्ञान, कौशल, क्षमताओं और अनुभवों को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति कहा जाता है, तो इसे ए और बी दोनों को छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति कहा जाता है। ये सहकारी अधिगम को और पूछताछ आधारित शिक्षा को। छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति किसे कहा जाता है, छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति सहकारी अधिगम को और पूछताछ आधारित शिक्षा को, दोनों को कहा जाता है। सॉल्यूशन देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षण ज्ञान के निर्माण में छात्र की सक्रिय भागीदारी को संदर्भित करता है। इस पद्धति में शिक्षक छात्रों को अपनी गति से सीखने के लिए उचित वातावरण और सामग्री प्रदान करके एक सहायक के रूप में सुविधा प्रदान करते हैं। सहकारी अधिगम एवं पूछताछ आधारित शिक्षा दोनों महत्वपूर्ण छात्र केंद्रित शिक्षण के उदाहरण है क्योंकि यह सक्रिय जुड़ाव, आलोचनात्मक सोच और सामाजिक भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देता है। अतः विकल्प सी सही है। ये छात्र केंद्रित शिक्षण ज्ञान के निर्माण में छात्र की सक्रिय भागीदारी को संदर्भित करता है। इस पद्धति में शिक्षक छात्रों को अपनी गति से सीखने के लिए उचित वातावरण और सामग्री प्रदान करके एक सहायक के रूप में सुविधा प्रदान करते हैं। सहकारी अधिगम एवं पूछताछ आधारित शिक्षा दोनों महत्वपूर्ण छात्र केंद्रित शिक्षण के उदाहरण है क्योंकि यह सक्रिय जुड़ाव, आलोचनात्मक सोच और सामाजिक भावनात्मक क्षेत्र को शिक्षा को बढ़ावा देता है। तो देखिए दोस्तों, ये सहकारी अधिगम और पूछताछ आधारित अधिगम शिक्षा दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रोत्साहित करने में शिक्षक को आवश्यक है कि दोस्तों वो बच्चों को प्रोत्साहित करे, बच्चों को प्रोत्साहित करना। सॉल्यूशन देखिए इसका, बच्चों को अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रोत्साहित करने में शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। बच्चों को सामान्य दैनिक कार्यों में या विशेष रूप से जब वे नए लक्ष्य प्राप्त कर रहे हों, जैसे चलना सीखना, सब्जियां खाना या परीक्षा में बैठना, उनकी इस प्रेरणा में उनकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका है दोस्तों। उपयुक्त तरीका नहीं है दोस्तों। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। ये दोस्तों देखिए, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, बेचैन होने का पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंध योग खंडों में तोड़ना। देखिए ऑप्शन नंबर सी यही नहीं होगा दोस्तों, ये निगेटिव है। ये ऑप्शन नंबर सी देखिए, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए तथा उनके विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, न कि बच्चे बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्न तरीके उपयुक्त हो सकता है। कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़कर सिखाना, विचारों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश आदि। नेक्स्ट देखिए, मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इनमें पूरा किया जाता है। तो किसमें, तो वर्ग कक्षा में। देखिए मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इनमें पूरा किया जाता है, तो वर्ग कक्षा में पूरा किया जाता है। तो मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इनमें पूरा किया जाता है दोस्तों, तो किसमें, तो वर्ग कक्षा में पूरा किया जाता है, वर्ग कक्षा में पूरा किया जाता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिक्षण चारों ओर से परिवेश से अनुकूल में सहायता करती है। मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम
प्रक्रिया को कक्षा में पूरा किया जाता है। प्रत्येक बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। तो मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इनमें से किसमें पूरा करता है? ये वर्ग कक्षा में ये मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूरा करता है, किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को विषय वस्तु का विशेषज्ञ होना चाहिए, जिसमें शामिल है उपरोक्त में से सभी शामिल है। दोस्तों देखिए, विषय पर पकड़, ज्ञान संप्रेषित करने की क्षमता, एक अनुशासन से दूसरे में विचारों को लागू करने की क्षमता, ये सभी। सॉल्यूशन देखिए इसका, प्रभावी शिक्षण तब होता है जब एक शिक्षक विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करके छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में शामिल रखने में सफल होते हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को निम्न विषय वस्तु का विशेषज्ञ होना चाहिए। एक विषय की पकड़, दूसरा शिक्षण का कार्य उदाहरणों के द्वारा, गहन संचार कौशल होना, ज्ञान संप्रेषित करने की क्षमता, छात्रों की सभी समस्याओं और विचारों के लिए एक अच्छा श्रोता, और एक अनुशासन से दूसरे में विचारों को लागू करने की क्षमता। इसलिए विकल्प डी सही है। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कम करने के लिए करना चाहिए। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कम करने के लिए करना चाहिए। ये क्या कम करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न होना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न होना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। सॉल्यूशन देखिए इसका, व्यक्तिगत विभिन्नता से अभिप्राय है प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कम करने के लिए छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न होना चाहिए और शिक्षकों को छात्रों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा पाठ्य चर्चा में समायोजन, शिक्षार्थियों का समूहन, शिक्षण की विधि का समायोजन करना शिक्षकों के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने का प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों के ज्ञान निर्माण में सहायता के क्रम में शिक्षकों को केंद्रित होने की आवश्यकता है। शिक्षार्थियों के ज्ञान निर्माण में सहायता के क्रम में शिक्षकों को केंद्रित होने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थी को शामिल करना, सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थी को शामिल करना, शिक्षक सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थी को शामिल करना, ये ऑप्शन सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिक्षार्थियों के ज्ञान निर्माण में सहायता के क्रम में शिक्षकों को निम्न कार्यों पर केंद्रित होने की आवश्यकता है। विचार और ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए शिक्षार्थियों को शामिल करें। शिक्षार्थियों को एक दूसरे से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विचारशील खुले प्रश्न पूछकर शिक्षार्थी की पूछताछ को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक बालकों का मित्र तथा सहयोगी होने के कारण मार्गदर्शक के रूप में भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक कक्षा के प्रदर्शन को संग्रहित करता है और उसे आकलित करता है, फिर छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है एवं सामंजित करता है। वह कर रहा या रही है, क्या कर रहा है? ये श्रीमती के अधिगम के लिए आकलन कर रहा है। दोस्तों अधिगम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन कर रहा है। सॉल्यूशन देखिए इसका, एक शिक्षक कक्षा के प्रदर्शन को संग्रहित करता है और उसे आकलित करता है, फिर छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है एवं सामंजित करता है। वह अधिगम के लिए आकलन कर रहा है। अधिगम के लिए आकलन शिक्षार्थी के ज्ञान, समझ, कौशल और मूल्यों को विकसित करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने में मदद करता है, जिसे वे अपने व्यवहार में प्रतिबिंबित करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है, यह करता है विषय की कठिनाई पर। कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है, विषय की कठिनाई पर निर्भर करता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, कक्ष में विचार संप्रेषण विषय की कठिनाई पर निर्भर करता है। कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक और छात्रों के बीच संप्रेषण होना अति आवश्यक है। शिक्षक एवं छात्रों के मध्य संप्रेषण शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है? तो पहला चरण ये समस्या जागरूकता है। समस्या जागरूकता, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है? तो समस्या जागरूकता। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, समस्या जागरूकता समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है। किसी समस्या को हल करने की वैज्ञानिक पद्धति में पहला कदम समस्या की पहचान करना। किसी समस्या को हल करने की वैज्ञानिक पद्धति में पहला कदम समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना है। वैज्ञानिक विधि के चरण समस्या का वर्णन करना, एक परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, प्रयोग करना और परीक्षण के परिणामों और रिपोर्टों के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि
ऑप्शन नंबर बी देखिए, वे पाठ्य अवधि में सामाजिक कौशल सीखते हैं, वे पाठ्य अवधि में सामाजिक कौशल सीखते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे पाठ्य अवधि में सामाजिक कौशल सीखते हैं। बच्चों में सामाजिक कौशल के विकास में सहकर्मी संबंध महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। साथियों के संबंध बच्चों के सामाजिक कौशल में एक सार्थक भूमिका निभाते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया एक ऐसा तंत्र है जिससे अपने व्यवहार को समझने लगता है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, ऑप्शन नंबर सी देखिए, छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करे, छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करे। देखिए, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करें। सॉल्यूशन देखिए इसका, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करे। कक्षा शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षकों को उनकी कक्षाओं की शिक्षा और दिशा को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य एक अनुकूल कक्षा का वातावरण तैयार करना है ताकि छात्र अधिक अच्छे तरीके से सीखे और बढ़े। नेक्स्ट, एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान आवश्यकतानुसार प्रश्नों को क्यों पूछना चाहिए। एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान आवश्यकतानुसार प्रश्नों को क्यों पूछना, एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान आवश्यकतानुसार प्रश्नों को क्यों पूछना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए, उपरोक्त में से सभी सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। यह जानने के लिए कि छात्र ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, यह जानने के लिए छात्र का पूर्व ज्ञान कैसा और कितना है, यह जानने के लिए पढ़ाई जाने वाली बात उनकी समझ में आ रही है या नहीं। सॉल्यूशन देखिए इसका, एक शिक्षक को शिक्षक कार्य के दौरान आवश्यकतानुसार प्रश्नों को पूछना चाहिए। यह जानने के लिए कि छात्र ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, यह जानने के लिए कि छात्र का पूर्व ज्ञान कैसा और कितना है, यह जानने के लिए कि पढ़ाई जाने वाली बात उसकी समझ में आ रही है या नहीं। तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव, शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है। तो शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव, शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव ये सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है। बाद बाकी तत्कालिक प्रतिपुष्टि है, पुनः पाठ नियोजन के अवसर हैं, उसका एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रण है। सॉल्यूशन देखिए इसका, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण धारणा है, पूर्व सेवा कालीन तथा सेवाकालिक स्तरों पर अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों को शिक्षण अभ्यास की ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिसमें कक्षा की समान जटिलताएं बहुत कम होती हैं। सूक्ष्म शिक्षण के गुण हैं, तत्कालिक प्रतिपुष्टि है, पुनः पाठ नियोजन के अवसर है, शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रण है। नेक्स्ट है, सीखने का उपयुक्त अर्थ है। सीखने का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, व्यवहार का परिमार्जन है। सीखने का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो व्यवहार का परिमार्जन ही सीखने का उपयुक्त अर्थ है। ज्ञान का समावेश नहीं, व्यक्तिगत समायोजन, कौशलों का अधिग्रहण नहीं, व्यवहार का परिमार्जन। सॉल्यूशन देखिए इसका, सीखने का उपयुक्त अर्थ है व्यवहार का परिमार्जन, क्योंकि इस अधिगम एक व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तिगत व्यक्तित्व को संशोधित करती है। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन को संदर्भित करता है। प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नए अनुभवों को एकत्र करता रहता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। नेक्स्ट है, समस्या समाधान विधि में द्वितीयक चरण कौन सा है। समस्या समाधान विधि में द्वितीयक चरण कौन सा है। परिकल्पना जांच, समस्या की पहचान एवं परिभाषा, सारांश, परिकल्पना निर्माण। तो कौन सा द्वितीय जांच है दोस्तों ये। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका परिकल्पना निर्माण, ये द्वितीयक चरण है दोस्तों। ये द्वितीयक चरण है समस्या समाधान विधि का। सॉल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, समस्या समाधान विधि के निम्न चरण है। समस्या का चयन, सेकंड है समस्या को परिभाषित करना, थर्ड समस्या का विश्लेषण, चौथा समस्या से संबंधित आंकड़ों का संकलन, पांचवा परिकल्पनाओं का निर्माण, छठा परिकल्पनाओं का परीक्षण और सातवां है निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विषयों का सबसे प्रत्यक्ष अनुभव यही है। ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र भ्रमण। सबसे देखिए, निम्नलिखित में से विषयों का सबसे प्रत्यक्ष अनुभव यही है कि क्षेत्र भ्रमण, इसका क्षेत्र भ्रमण। सॉल्यूशन देखिए इसका, डॉक्टर संतोष मित्तल के अनुसार विद्यालय की चारदीवारी से बाहर शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित करवाने की दृष्टि से किया जाने वाला भ्रमण ही शैक्षिक भ्रमण या क्षेत्र पर्यटन कहलाता है। एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन निम्न प्रयोजन हेतु किया जाता है। एक, भ्रमण हेतु
अन्य लोगों को कार्य करने हेतु, देखने हेतु, क्रिया का अर्थ जानने हेतु, इन सभी के हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की सुकराती विधि को जाना जाता है। शिक्षण की सुकराती विधि को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। प्रश्नोत्तर विधि द्वारा शिक्षण की सुकराती विधि को जाना जाता है। सुकराती विधि को, ये प्रश्नोत्तर विधि द्वारा सुकराती विधि को जाना जाता है। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, खोज विधि नहीं होगा, प्रचर्या विधि नहीं होगा, न ही व्याख्यान प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा इसे सुकराती विधि को जाना जाता है। सॉल्यूशन इसका फ्रेंड्स, सुकराती पद्धति ग्रीक दार्शनिक सुकरात द्वारा ही दी गई थी। सुकराती विधि व्यक्तिगत जांच और तर्कयुक्त बहस को एक संवादी रूप यानी संवाद का एक रूप मानते हैं। उन्होंने इसे तर्कानुसार खंडन विधि कहा, जो ग्रीक में परीक्षण के लिए या प्रतिनियुक्त के लिए है, और शिक्षण की सुकराती विधि को प्रश्नोत्तर विधि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है। शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, शिक्षण विधि नहीं है दोस्तों, टीचिंग मेथड नहीं। शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है, तो ये शिक्षण विधि केंद्र बिंदु नहीं है। सॉल्यूशन देखिए इसका, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा के 3 अंग हैं। पहला है शिक्षक। प्राचीन युग में शिक्षक को मुख्य स्थान प्राप्त था तथा बालक को गौण। इसमें संदेह नहीं कि आधुनिक शिक्षा में शिक्षक का स्थान यद्यपि गौण हो गया तथा बालक का मुख्य। सेकंड है छात्र। बालक मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों तथा जनतांत्रिक भावनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान शिक्षा का प्रारंभ बालक छात्र से होता है। थर्ड है पाठ्यक्रम विषय वस्तु। शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है, यह बालक तथा शिक्षक के बीच कड़ी का काम करता है। देखिए, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट देखिए, सहकारी अधिगम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, क्या है, तो ये सहयोग। सहकारी अधिगम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है दोस्तों, तो ये सहयोग महत्वपूर्ण अधिगम गुण है दोस्तों। सर्वाधिक अधिगम महत्वपूर्ण गुण है दोस्तों, ये कॉपरेशन प्लस सहयोग दोस्तों। प्रभावी अधिगम नहीं, सकारात्मक अंतर निर्भरता नहीं, श्रम का विभाजन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन इसका, सहकारी अधिगम एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें एक ऐसी योग्यता के बालक समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहयोग सहकारी अधिगम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। सहकारी शिक्षा बालकों को शैक्षिक योग्यता एवं निपुणता प्राप्त करने में मदद करती है। सहकारी शिक्षण गतिविधियां इंटरैक्शन को बढ़ावा देती है, जो विषय सामग्री को एवं अवधारणाओं के सीखने के विकास में मदद करती है। नेक्स्ट है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो सीखने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों। इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न। देखिए फ्रेंड्स, एक अच्छा शिक्षक वह है जो सीखने के लिए प्रेरित करता है। एक अच्छे शिक्षक की योग्यता निम्न है: विषय में निपुण होना, प्रत्येक व्यक्ति को अद्वितीय मानता है और व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना। अपने शिक्षण की योजना पहले से सावधानीपूर्वक तैयार करता है, लेकिन योजना के साथ बहुत कठोर नहीं होता है। आत्म शिक्षण को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है दोस्तों। ये कौन है दोस्तों, सह समूह परिचर्चा। निम्न में से कौन सा अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है। निम्न में से कौन सा अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है, ये है दोस्तों समूह परिचर्चा। समूह परिचर्चा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी समूह परिचर्चा है। सॉल्यूशन देखिए, समूह परिचर्चा अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है। किसी विषय वस्तु, समस्या या विषय पर गहराई पूर्वक विचार करने की सामूहिक प्रक्रिया को समूह परिचर्चा के नाम से पुकारा जाता है। इसके माध्यम से कई जटिल एवं गूढ़ विषयों का सम्यक विश्लेषण, अवबोध एवं मूल्यांकन होता है। तो याद रखिए, निम्न से कौन सा अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है दोस्तों, तो ये समूह परिचर्चा। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है किस पे, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, शिक्षण की व्यावसायिक निपुणता पर निर्भर। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है, ये किस पे, तो शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर निर्भर करती है। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है, ये शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर निर्भर करती है। देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर निर्भर करती है। कक्षा शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षकों को उनकी कक्षाओं की शिक्षा और दिशा को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। एक शिक्षक छात्रों का नेतृत्व करता है और उन्हें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बेहतर सीखने के अनुभव के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट है, कक्षा में शिक्षार्थियों से आप किस प्रकार के प्रश्न करना पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर डी देखिए, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। देखिए, कक्षा में शिक्षार्थियों को उन प्रश्नों को करना पसंद करेंगे जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। प्रश्नों के निम्न स्वरूप होने चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, तथ्यात्मक, अभिसरण, भिन्न, मूल्यांकनात्मक, संयोजनात्मक। शिक्षक को ऐसे प्रश्नों को बचना चाहिए जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है।
नेक्स्ट है परिचर्या निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो ये छात्रों का परिवेश पे ध्यान रखा जाता है। परिचर्या निर्माण में मुख्य रूप से किस बात पर ध्यान रखा जाता है? तो ये छात्रों के परिवेश पे। सॉल्यूशन इसका पाठ्य चर्चा द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति होती है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र या अध्यापक को जोड़ता है। अध्यापक पाठ्य चर्चा के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है। पाठ्यचर्चा निर्माण में मुख्य रूप से छात्रों के परिवेश का विशेष ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की जरूरी खूबियाँ है। ये है ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम इंद्रियों की भागीदारी, इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम सेंसेस। सॉल्यूशन इसका देखिए, अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की जरूरी खूबियाँ अधिकतम इंद्रियों की भागीदारी है। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में मदद करते हैं। यह छात्रों को प्रभावी ढंग से और लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को सीखने और बनाए रखने में तथा शिक्षक को पाठ को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, एक अच्छे परीक्षण में नहीं होना चाहिए। एक अच्छे परीक्षण में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये देखिए, विषय निष्ठता नहीं होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता होगा, विश्वसनीयता होगा और वैधता होगा, मगर विषय निष्ठता नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, एक अच्छे परीक्षण में विषय निष्ठता नहीं होनी चाहिए। अच्छे परीक्षण में निम्न बातों का होना आवश्यक है: वैधता, विश्वसनीयता, प्रयोज्यता, वस्तुनिष्ठता। आगे देखिए, निम्न शब्द समूह में से विजातीय पद समूह को चुनिए: पटना, रांची, लखनऊ और इंदौर। देखिए सब ये राजधानी, ये इंदौर नहीं होगा। पटना, रांची और लखनऊ भारतीय राज्य की राजधानी है, जबकि इंदौर एक शहर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों को लुप्त पद ज्ञात करना है। 2, 3, 6, 2, 3, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे देखिए 1 बढ़ रहा है, फिर 3, 3, 3 जो यहाँ पे हो गया, फिर 3 स्क्वायर, फिर 3 पर पावर 0, इसमें देखिए 1 ऐड हुआ 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 3 9, 9 6 15, 3 पावर 3 3 9 27, 15 इसमें तब 42 हो रहा, जो 3 पर पावर 4 जो 123 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि अम्ब्रेला को कूट भाषा में 1 2 3 4 5 6 6 8 लिखे तो लैंप के लिए क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे यू को 1 लिखे, मतलब सबका सीरियलीकरण को यहाँ पे कर दिया है। तो लैंप देखिए एल का यहाँ पर स्थान 6 है, तो 6 देखिए 6 क्या है, ए यहाँ पे क्या है 6 8 है, 6 8 वाला देखिए कौन है, ये ऑप्शन नंबर 1 ठोक दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है, कल से पहले का दिन बुधवार था। कल से पहले का दिन मतलब परसों बुधवार था। कल के बाद मतलब कल परसों बुधवार था, तो परसों बुधवार था तो कल गुरुवार हो गया, बुधवार गुरुवार हो गया, और आज शुक्रवार है। आज शुक्रवार है तो कल के बाद शुक्रवार है, तो कल शनिवार है, तो शनिवार के बाद कौन सा होगा, तो ये रविवार दिन होगा। देखिए ये मौखिक ही बन जाएगा, तो रविवार देखिए, रविवार आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट देखिए, गोपाल मोहन से बड़ा है। गोपाल यहाँ पे देखिए गोपाल यहाँ पे मोहन से बड़ा है, परंतु राम से छोटा है। यहाँ पे राम हो जाएगा, राम से ये गोपाल छोटा हो गया। मोहन सोहन से बड़ा है, परंतु राम से छोटा है। परंतु राम से छोटा है, सही है, परंतु राम से छोटा है। इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा यहाँ पे राम ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखिए, मेरा जिसका कि 42 विद्यार्थियों की कक्षा में, मेरा 42 टोटल विद्यार्थी कितना 42, 42 विद्यार्थियों की कक्षा में 26वां रैंक पे है। मेरा 26वां रैंक पे है, भारती उससे 8 रैंक आगे है। ये 26 है, ये इससे 8 रैंक आगे है। बताइए कि भारती का अंतिम स्थान से कौन सा स्थान है? तो इसमें 8 पहले जोड़ देंगे, 814, 34 हो गया। अब 42 में से 34 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 6 2 8 हो गया। 8 में 1 जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे कैसे बनाया है। सबसे पहले 26वां है, भारती का आगे से स्थान है 36। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कक्षा में 26वां रैंक पे है भारती, मीरा का स्थान 26वां रैंक पे है, और भारती इससे आगे 8 रैंक आगे है। तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसमें 18 रैंक हो गया। इससे भारती आगे, इसमें भारती का स्थान पूछा, इसलिए भारती में से इसको घटा देंगे, 8 घटा देंगे, 18 हो गया। अब टोटल 42 में से 18 घटाएंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो 25वां स्थान हमारा निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, जो संबंध सैनिक और सेना के बीच है, वही संबंध विद्यार्थी के साथ किसका होगा? विद्यार्थी के साथ यहाँ पे कक्षा का हो जाएगा। सैनिक का सेना से है, तो विद्यार्थी का कक्षा के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोहन पहले दक्षिण दिशा में जाता है। देखिए मोहन सबसे पहले, देखिए मोहन पहले
दक्षिण दिशा में चलता है, फिर पश्चिम मुड़ता है, फिर वो अंत में वो अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। वह किस दिशा में जा रही है? उत्तर दिशा में जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, लड़कियों की एक कतार में सीता दाएं से, लड़कियों की कतार में सीता दाएं से, राइट से 14 है और बाएं से 13 है। तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो बाएं से तो 14 13, 14 13 कितना हो गया? 27। 27 में 27 में से घटा देंगे, हमारा 26 निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 16/a, यहाँ 16/a बराबर 1/√25 को ए का मान यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो 16/a बराबर ए डायरेक्ट निकालेंगे, ए बराबर 16√25, तो 16×5 80 हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट। विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। विक्रम और विवेक दोनों मिलकर एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर लेगा। दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर काम किया, दोनों ने 20 दिन तक मिलकर काम किया। तो 20 गुना 1/50, ये 2/5। तो काम उसके बाद काम मिलकर कार्य किया और फिर कार्य छोड़ दिया। तो पता है कि उनके साथ क्या कार्य कितना आती है? 2/5 भाग होगा 20 का 1/50। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हॉल की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। देखिए, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई कितना? 100 और 60। फर्श पर 250 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर की कितने टाइल्स की ज़रूरत है? पहले सबसे पहले इसका देखिए क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हॉल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 × 60, मतलब 6000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब टाइल्स की लंबाई देखिए, टाइल्स की लंबाई यहाँ पे कितना है हमारा? 225 × 150, 225 सेंटीमीटर। मीटर में तो 225 को पहले मीटर में बदलेंगे। यहाँ पे मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? सेंटीमीटर में 1000 से डिवाइड करेंगे इसको। 1000 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना? 2.5 मीटर हो जाएगा और चौड़ाई इसका 1.5 मीटर हो जाएगा। अब इसको टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, गुना कर देंगे तो 3.75 हो जाएगा। तो 6000 में 3.75 से भाग देंगे, 1600 टाइल्स लगाने की जरूरत है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी सही है। 48 में देखिए, यहाँ पे 15% छूट देने के बाद 2 पेन का एक पैकेट, 15% छूट दे दिया, देने के बाद 2 पेन का एक पैकेट रुपया 340 रुपया में खरीदा गया था। 15% छूट देने के बाद 2 पेन का पैकेट 340 रुपया में खरीदा गया था। प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए, माना कि 2 पेन का क्रय मूल्य x मान लीजिए। ठीक है। अब x का क्रय मूल्य में से 15% डिस्काउंट दिया इसका, 100 - 15/100 बराबर 340 रुपया में खरीदा था। 350/100, x का मान हमारा 400 निकल जाएगा। और एक पेन का निकालने के लिए भागा देंगे 2 से, तो 200 रुपया निकल जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर में, किसी निश्चित रकम के 10 वर्षों में दोगुना होने के लिए साधारण ब्याज की दर क्या है? किसी निश्चित रकम की 10 वर्षों में ये दोगुना होने के लिए साधारण ब्याज का दर कितना होगा? देखिए, माना कि मूलधन इसको x मान लीजिए। ठीक है। समय 10 वर्ष और मिश्रधन इसका 2x। मिश्रधन इसका मतलब कि एक निश्चित रकम के 10 वर्षों में दोगुना होने के लिए, तो मिश्रधन 2x, तो 2x - x इसको घटा देंगे। उसके बाद x गुना मतलब ये ब्याज निकल, मिश्रधन में से x निकाल देंगे मूलधन को, तो ब्याज निकल जाएगा। और ब्याज x गुना r गुना 10/100, तो x r का मान यहाँ पर 10% हमारा आंसर हो जाएगा वार्षिक। नेक्स्ट 12, 16, 18, 21 का लघुत्तम समावर्तक देखिए दोस्तों, निकालने के बाद हमारा हो जाएगा 1008। और इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।